अचानक बाईं जानब रेल गाड़ी के इंजन की आवाज सुनाई दी। देखा तो दूर खेतों के पार रेल गाड़ी आगे को दौड़ी जा रही थी। अंधेरे में इसके डब्बों की रोशनियां बड़ी प्यारी लग रही थी। इसका मतलब था कि आगे कोई रेलवे स्टेशन था। इंजन बार बार सीटी बजा रहा था। सुधा नगनी रेल गाड़ी को देखने लगी, फिर गाड़ी दरख्तों के पीछे गायब हो गई। सुधा, आगे स्टेशन है। ये कौन सा स्टेशन है? मुझे नहीं मालूम रघु, उतर कर मालूम कर लेंगे। मैंने जल्दी से कहा, खबरदार तुम गाड़ी से मत उतरना, मैं खुद ही मालूम कर लूंगा। सुधा नगनी ने पहली बार अपनी सैर अंगेज कैसरी आंखें मेरे चेहरे पर जमाते हुए कहा, मेरे रघु, तुमने अपना क्या हुलिया बना रखा है? तुमने बताया ही नहीं कि तुम जेल खाने में कैसे आ गए। तुम मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे? मैं तुमसे नाराज हूँ। मैंने कहा, तुम्हें क्या मालूम मुझ पर क्या बीती है। पुलिस ने मुझे भी अहमदाबाद की जेल में डाल दिया। तुम्हारे इस सांप बेटे की वजह से मैंने भी बड़ी मुसीबत काटी है। सुधा नगनी अपने सीने पर हाथ रख कर बोली, ये मेरा बेटा है, इसकी खातिर तो मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ। फिर चमक कर कहने लगी, रघु, पुरुषों ने मेरे साथ जो सलूक किया है, मुझे उनसे नफरत हो गई है। मैं दुनिया के किसी पुरुष को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इसकी आंखों से किसी खूनख्वार दरिंदे की तरह चिंगारियां सी फूटने लगी। मैंने कार को सड़क की साइड पर किया। सामने एक ट्रक तेज रोशनी डालता चला आ रहा था। ट्रक गुजरा तो आगे बाईं जानिब रेलवे के सिग्नल की सब्ज और सुर्ख बत्तियां नजर आईं। ये कोई मुजाफाती रेलवे स्टेशन था। स्टेशन आ गया सुधा, भगवान करे ये खरिया स्टेशन हो। मैंने रेलवे स्टेशन से कुछ फासले पर कार रोकी। जिस गाड़ी को हमने रास्ते में देखा था वो प्लेटफार्म पर खड़ी थी। कुछ मुसाफिर स्टेशन के गेट की तरफ दौड़े जा रहे थे। सुधा को कार में बैठने की ताकीद करते हुए मैं निकलकर स्टेशन की तरफ आ गया। यहाँ एक फकीर को दरख्त के नीचे बैठे देखा। वो रात की इस आखिरी घड़ी के मुसाफिरों से दान वसूल करने बैठा था। मैंने करीब जाकर मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, ए खरिया स्टेशन 6। मुझे थोड़ी थोड़ी गुजराती जबान भी आ गई थी। फकीर ने मेरी तरफ देखे बगैर कहा, खरिया ना ही 6। अब मैंने हिंदी जबान में पूछा कि खरिया स्टेशन कितनी दूर है। इस फकीर की जबानी पता चला कि खरिया रेलवे स्टेशन अगला स्टेशन है। मैं तेजी से वापस आकर गाड़ी में बैठ गया और इंजन स्टार्ट करके गाड़ी सड़क पर डाल दी। खरिया स्टेशन आगे आएगा सुधा। खरिया का रेलवे स्टेशन वहां से 15 मील के फासले पर था। इसका इल्म मुझे सड़क पर लगे एक संगे मील से हुआ जिस पर मेरी गाड़ी की रोशनी पड़ी थी। मैंने कार की रफ्तार काफी तेज कर दी। दूर से खरिया स्टेशन की सिग्नल की सुर्ख बत्तियां दिखाई दी। मैंने सुधा से कहा, इस वक्त यहाँ से कोई बैल गाड़ी मिल भी गई तो हम भाड़ा कहाँ से देंगे? हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। सुधा बोली, तुम इतनी जल्दी घबरा क्यों जाते हो? चलो तो सही, मैं दारावार अपने पिता के घर जाकर भाड़ा दे दूंगी। खरिया का छोटा सा देहाती रेलवे स्टेशन आ गया। इस वक्त रेलवे स्टेशन की घड़ी रात के 2 बजा रही थी। नींद हमारी आंखों से गायब थी। यही फिक्र लगा था कि जेल पुलिस की गार्ड राइफलें बंदूकें उठाए अभी पहुंचने ही वाली होगी। मैंने कार एक तरफ खड़ी कर दी। चूंकि यहाँ रात को आखिरी ट्रेन रुकती थी, इसलिए 2-1 बैल गाड़ी वाले जरूर मौजूद रहते थे। यहाँ मैं किसी गाड़ी बान को गवाह नहीं बनाना चाहता था। मैंने सुधा रगनी से कहा, सुधा, हमें यहाँ से जंगल में कुछ दूर पैदल चलना होगा। गाड़ी बान ने हमें देख लिया तो गवाह बन जाएंगे। गाड़ी भी यहीं होगी। पुलिस आई तो गाड़ी बान उसे बता देगा कि हमें धारावार गांव छोड़ा है। सुधा नगनी भी सोच में पड़ गई। इस नुक्ते पर हमने गौर ही नहीं किया था। ये इस बात का सबूत था कि जेल की सहूलतें उठा उठा कर हमारी ज़हनी हालत कैसी हो गई थी। सुधा ने बताया कि वो जंगल के रास्ते से वाकिफ है। मैं गाड़ी निकाल कर आगे ले गया। जब खरिया स्टेशन जरा पीछे रह गया तो मैंने सुधा से पूछा, अब यहाँ से कौन सा रास्ता जंगल की तरफ जाता है? सुधा नगनी अंधेरे में सड़क की दाईं जानिब यानी मगरिब की तरफ के दरख्तों को गौर से देखा, फिर इधर उधर इशारा करके बोली, इन जंगलों के पीछे दरिया है जिसके किनारे धावावार के मछेरों का गाँव है। वहीं मेरे माता पिता रहते हैं। मैंने पूछा, क्या आगे भी कहीं से कोई रास्ता इस जंगल में उतरता है? तो सुधा बोली, रास्ता तो जाता होगा रघु, परंतु वहां ये तुम्हारी फटपटी नहीं जाने की। ये तो जंगल के रास्ते हैं, हमें तो पैदल ही जाना होगा। मैं सोचने लगा कि अगर बैलगाड़ी पे ये रास्ता 1 रात 1 दिन में तय होता है तो पैदल तो जरूर 4 दिन लग जाएंगे। अलावा ये जंगल भी बड़े खतरनाक थे। जंगली दरिंदों, किस्म किस्म के जहरीले हशरात और अरज से भरे हुए। इसमें कोई शक नहीं कि हमने पहले भी कई जंगलों में सफ़र किया था, लेकिन इस सफ़र में यकीनन जान का खतरा था। हमारे पास हथियार के तौर पर सिर्फ एक संगीन ही थी, बाकी सुधा नगनी का चहीता सांप बेटा, जिसके बारे में ये खास बात थी कि इसकी बू पाकर दरिंदा इधर का रुख नहीं करता, मगर खुद इस सांप पर कोई हादसा गुजर सकता था।
बहरहाल शहर की तरफ भी हमें मौत ही मौत दिखाई दे रही थी, इसीलिए इस जंगल में दाखिल होना लाजमी था। आगे एक दरिया आ गया। मैंने सोचा कि पुल की दूसरी जानिब जाकर गाड़ी दरिया बुर्द कर देंगे और खुद जंगल में दाखिल हो जाएंगे। गाड़ी पुल पर से गुजरकर दूसरी तरफ आई तो मेरा दिल धक से रह गया। पुल की एक जानिब खंबे की रोशनी में नीचे एक पुलिस की गाड़ी खड़ी थी। 2 पुलिस वाले सड़क के बीच खड़े मुझे गाड़ी रोकने का इशारा कर रहे थे। सुधा नगरी ने घबरा कर कहा, रघु, ये मुझे पकड़ लेंगे। मैंने गाड़ी की रफ्तार तेज कर दी। हमारी गिरफ्तारी यकीनी थी। गाड़ी को तेजी से घुमाया तो सिपाही एक तरफ हट गए। मैंने सारा हिसाब किताब कर लिया था कि मुझे गाड़ी कहाँ से किधर को घुमानी है और फिर इसे निकाल कर किधर को ले जाना है, क्योंकि मैं एक सिपाही के हाथ में पिस्तौल देख चुका था। दोनों सिपाही अपनी गाड़ी की तरफ भागे। मैंने गाड़ी उनके पीछे डाल दी। रफ्तार 40 किलोमीटर से ऊपर थी। सुधा नगरी ने चीख मार कर अपना सर नीचे कर लिया। सिपाही दंग रह गए थे। उन्होंने छलांग लगाई और सड़क की साइड पर जा गिरे, मगर मैंने तो उन्हें कुचलने का फैसला कर रखा था। मैं जानता था कि अगर मैं रुके बगैर वहां से निकल गया तो वो अपनी जीप में ताकुब शुरू कर देंगे और फिर उनके पास असला भी था। वो हम में से किसी एक को हलाक भी कर सकते थे। हो सकता था कि वो हमारी ही गिरफ्तारी के लिए वहां खड़े हों। मैंने गाड़ी उनके ऊपर चढ़ा दी। टायर 2-3 बार ऊपर को उछले और गाड़ी झटके खाती आगे सड़क पर आ गई। मैंने पलट कर देखा, खंबे की रोशनी में एक सिपाही सड़क पर दौड़ने की कोशिश कर रहा था। दूसरा सिपाही सड़क के किनारे बेहिस्सो हरकत पड़ा था। मैंने तेजी से गाड़ी वापस मोड़ी और पूरी रफ्तार से चलाते हुए सिपाही को पीछे से टक्कर मार दी। मेरा अपना सर भी स्टीयरिंग से टकरा गया था। माथे से खून बहने लगा। सिपाही उछलकर दूर पुल के जंगले से टकराया और सड़क पर आन गिरा। मेरी गाड़ी ने भी चलने से इनकार कर दिया। इसके रेडिएटर से शू शू की आवाजें उभरी और धुआं उठने लगा। सुधा, जल्दी से बाहर निकलकर पुलिस जीप की तरफ आओ। सुधा नगरी का सांप भी उसकी गर्दन में आ गया था और मुंह उठाए हैरत से इधर उधर तक रहा था। मैंने संगीन उठाई और सुधा को लेकर पुलिस की जीप में घुस गया। दरवाजा जोर से बंद किया और जीप स्टार्ट करके उसे भगाना शुरू कर दिया। सुधा नगरी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ कर मेरे माथे पर पट्टी बांधी। मेरी आंखें सड़क पर दूर तक घूर रही थी। सड़क सुनसान थी। पुल पीछे रह गया था। मैंने सुधा से कहा, हमें कहाँ से जंगल में उतरना है सुधा? उसने प्यार से मेरे माथे पर हाथ रख कर कहा, दर्द तो नहीं हो रहा रघु मेरे स्वामी। मैंने झुंझलाकर कहा, अरे ये बताओ कि जंगल में कहाँ से दाखिल हूँ? सुधा ने सामने और फिर दाईं जानब देखा और बोली, बस रघु, वो जो खंबा है वहां से एक कच्चा रास्ता जंगल को जाता है। मैंने जीप को एक तरफ रोक दिया। अब उसकी तलाशी ली। इस जीप से हमें एक टार्च, 2 राइफलें, गोलियों का एक डिब्बा और एक टिफिन कैरियर मिला। ये सारी चीजें हमने उठा ली। जीप को वहीं छोड़ा और सड़क से उतरकर रात के अंधेरे में कच्ची सड़क पर से दौड़कर जंगल में दाखिल हो गए। सुधा नगरी इस जंगल से वाकिफ थी। वो अपने बाप के साथ इस जंगल में कई बार सफर कर चुकी थी। रात ढलने लगी थी मगर जंगल में घटा टोप अंधेरा था। गुजरात की पुलिस के खौफ से हम पिछले पैर के 4 बजे तक चलते रहे। आखिर थक कर एक जगह बैठ गए। दरख्तों की घनी शाखों के ऊपर आसमान से पो फट रही थी। सुधा नगरी ने मेरे सर को हाथ लगाकर देखा। रघु, दर्द तो नहीं होता? उसने पट्टी उतार दी जो खून में तरबतर थी। हाय राम, रघु तेरे तो बड़ा खून बह रहा है। उसने साड़ी का एक और पल्लू फाड़ा और मेरे माथे का खून साफ करके पट्टी बांध दी। इसके कपड़ों से पहली बार मुझे नारियल की महक आई। मैंने टिफिन कैरियर को खोलकर गौर से देखा। उसमें पराठे और अचार और भाजी थी। एक लिफाफे में थोड़ा सा गुड़ भी था। सुधा नगरी खुश होकर बोली, गुड़ मेरा बेटा खाएगा, इसे गुड़ बहुत पसंद है। मैंने हाथ जोड़कर कहा, सुधा, भगवान के लिए अपने इस नाग सपूत को मुझसे परे रखो। कई दिनों के बाद पराठा खाने को नसीब हुआ है। ये लो, तुम भी खाओ। सुधा नगरी तिनक कर बोली, रघु खबरदार जो मेरे बच्चे को कुछ कहा। फिर इसने मुस्कुराते हुए अपने सांप के बच्चे को गर्दन में से उतारा और लिफाफे में से गुड़ निकालकर उसके मुंह में डाल दिया। साथ ही साथ वो खुद भी खा रही थी। थोड़ा सा गुड़ सांप के मुंह में डालती और बाकी अपने मुंह में डाल लेती। मैंने मुंह दूसरी तरफ कर लिया। ये कमबख्त औरत बहुत जल्द नागिन बनने वाली थी। काश इसके साथ ये काले मुंह वाला सांप ना होता तो फिर शायद मैं इससे मोहब्बत करने लगता। मोहब्बत अब भी मुझे इस केसरी रंग की आंखों वाली स्याह फाम लड़की से हो गई थी, मगर मैं इसके करीब होने से डरता था। मैंने पराठा उसकी तरफ बढ़ाया। अरे ये भी खाओ, तुम्हें भूख नहीं लगी क्या? क्यों नहीं, खाती हूँ, पहले अपने बच्चे को तो खिला लूं। वो मुस्कुराकर अपने सांप बेटे के मुंह में गुड़ डालती हुई बोली, खाना खाओ, अभी बड़ा लंबा सफर बाकी है। सुधा नगरी पराठा खाने लगी।
ایک بات تو بتاؤ سدھا، جیل میں جو وارڈن تمہیں اٹھا کر کوٹری میں لے گئے تھے انہوں نے… سدھا نگنی نے تڑپ کر سانپ کا منہ میری طرف کر دیا۔ رگو تم بے غیرت ہو، تم میرے پتی دیو نہیں ہو، تم مجھے پولیس والوں کے پاس چھوڑ کر بھاگ گئے۔ نوالا میرے ہاتھ میں ہی رہ گیا، سانپ اپنی لال لال آنکھوں سے مجھے گھور رہا تھا۔ ارے وہ پولیس نے مجھے بھی پکڑ لیا تھا، میں کہاں بھاگا تھا؟ میں نے جھوٹ بولا۔ سدھا نے سانپ کا منہ پیچھے کر لیا اور تلخی سے بولی، تم جھوٹ کہتے ہو رگو، تم میرے سوامی نہ ہوتے تو میں تمہیں زندہ نہ چھوڑتی۔ پھر وہ سر جھکا کر سسکیاں بھرنے لگی۔ میں نے نوالا وہیں رکھ دیا اور سدھا نگنی کو دلاسا دینے لگا۔ اس نے میرا ہاتھ پیچھے جھٹک دیا اور گردن تان کر بولی، جیل کی ان دونوں مردوں نے میری ہتیا کی۔ اس نے جپٹ کر رائفل اٹھائی اور میری طرف گردن گھما کر کیسری آنکھوں سے تکنے لگی۔ اس کی آنکھوں سے جیسے شعلے نکلتے معلوم ہو رہے تھے۔ رگو مجھے رائفل چلانا سکھا دو، میں دنیا کے تمام مردوں کو ہلاک کر دینا چاہتی ہوں۔ ہاں کیوں نہیں، ضرور سکھا دوں گا، تم کھانا کھاؤ پہلے۔ اس کے ہاتھ رائفل پر مضبوطی سے جمے ہوئے تھے۔ اس نے ایک گہرا سانس بھر کر جو ایک پھنکار سے ملتا جلتا تھا رائفل نیچے رکھ دی۔ آہستہ آہستہ روٹی کھانے لگی۔ میں اس موضوع پر اب اس سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے کہا کہیں سے پانی تلاش کر کے لاتا ہوں۔ میں ٹیفن کیریئر کا خالی ڈبہ لے کر درختوں کی طرف نکل گیا۔ اس عورت میں ایک خونخوار قسم کی ناگن بیدار ہو رہی تھی، لیکن وہ سچی تھی کیونکہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، اور غریب عورت اپنی بے عزتی کبھی نہیں بلا سکتی۔ اس کے پاس عزت ہی تو ایک دولت ہوتی ہے۔ میں پانی لے کر آیا تو وہ حسب معمول آلتی پالتی مارے بیٹھی تھی اور اس کے سیاہ فام چہرے پر ممتا کا نور برس رہا تھا۔ میں اس کے پاس بیٹھ گیا، اسے پانی پینے کو دیا۔ پھر مجھے اچانک خزانے کے لال کا خیال آ گیا۔ سدھا اس لال کا کیا ہوا؟ سدھا نفرت سے ہونٹ سکیڑ کر بولی، وہ تو سالے پولیس والے مجھ سے لے گئے، سرکار کو دے دیا ہوگا یا خود کھا گئے ہوں گے لفنگے کہیں کے۔ پھر آپ بھر کر کہنے لگی، نہ تو راجا بنا نہ میں رانی، راج محل کا سپنا بھی پورا نہ ہوا۔ رگو تم دیکھ لینا، میں ان حوالداروں کو زندہ نہیں چھوڑوں گی جنہوں نے مجھے پکڑ کر بندی خانے میں ڈال دیا تھا۔ دھاراوار گاؤں کے دریا تک اس جنگل کا سفر بڑا دشوار گزار اور صعوبتوں سے پر تھا۔ ہمارے پاس ایک سنگین 2 رائفلیں اور گولیوں کا ایک ڈبہ اور ایک ٹارچ تھی۔ کھانا ہم نے کچھ بچا لیا تھا جو زیادہ سے زیادہ ایک دن مزید چل سکتا تھا۔ میں اس جنگل میں پولیس کی دست برد سے محفوظ تھا۔ یہ جنگل اتنے گھنے پیچیدہ اور خونخوار درندوں سے بھرے تھے کہ یہاں پولیس تو کیا، فوج کا گزر بھی مشکل تھا۔ میں نے اب یہی سوچ رکھا تھا کہ سدھا نگنی کے گاؤں پہنچ کر وہاں سے دریا کے ذریعے سورت کی بندرگاہ جاؤں گا اور وہاں سے بھارت کی مغربی گھاٹ کے سمندر میں ساحل کے ساتھ ساتھ سفر کرتا بمبئی کی بندرگاہ کے علاقے میں کسی جگہ پہنچنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ اب تو بڑودہ بلکہ گجرات کاٹھیا وار کی پولیس میری تلاش میں تھی اور میں انہی کے صوبے میں سفر کر رہا تھا۔ گجرات پولیس اور CID کے پاس میرا فوٹو بھی تھا اور میری انگلیوں کے نشان بھی تھے۔ بمبئی پہنچ کر مجھے بھی بے حد احتیاط سے کام لینا ہوگا اور بیس بدل کر شہر میں داخل ہونا ہوگا۔ مجھے مقدس نقش کے کھو جانے کا افسوس تھا۔ اس ابتلا میں یہ نقش میرے لیے بڑا اکثیر اور کارآمد شے تھا۔ میں دل ہی دل میں ان بزرگ کی روح سے شرمسار بھی تھا جنہوں نے مجھے یہ مقدس نقش مرحمت فرمایا تھا۔ سوچتا کہ شاید ان بزرگ کی روح سے دوبارہ ملاقات ہو جائے، لیکن ابھی تک ایسا نہیں ہوا تھا۔ ہم جنگل میں دن بھر سفر کرتے رہے، کسی جگہ آرام کرنے کو بھی بیٹھ جاتے، کہیں کوئی جنگلی لوگوں کی بنائی ہوئی پگڈنڈی مل جاتی، کہیں ہمیں خود جنگل میں سے راستہ بنانا پڑتا۔ میری داڑھی مونچھ بڑھ آئی تھی، میں خود شکل سے جنگلی لگنے لگا تھا۔ بڑودہ پولیس کے سپاہیوں کا کھانا ہم نے 2 دن چلایا۔ ٹیفن کیریئر کا صرف ایک ڈبہ پانی پینے کے لیے رکھ لیا، باقی پھینک دیا۔ پہلی رات ہم نے ایک چٹان کی کھو میں بسر کی۔ دونوں رائفلیں میں نے اٹھا رکھی تھی، سنگین کو میں نے ایک رائفل پر چڑھا لیا تھا۔ سدھا نگنی نے اصرار کر کے ایک رائفل اپنے کندھے پر اٹھا لی۔ راستے میں اس نے مجھ سے سیکھ کر 1-2 فائر بھی کیے، مگر اس کا نشانہ بے حد کچا تھا۔ میں زیادہ گولیاں بھی ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ خدا جانے اب یہ سدھا نگنی کے بیٹے سانپ کی مخصوص بو کا اثر تھا کہ درندے دور دور سے گرجتے، دھاڑتے اور شور مچاتے تھے، مگر ہمارے پاس کوئی نہ آتا تھا۔ اگلی رات ہم نے جنگلی پھل پھول اور ناریل وغیرہ کھا کر گزارا کیا۔ مجھے یہ بھی خطرہ تھا کہ کہیں ہم راستے سے بھٹک گئے ہوں گے اور چلتے چلتے واپس بڑودہ کے علاقے میں نہ پہنچ جائیں، مگر سدھا نگنی کو یقین تھا کہ ہم صحیح سمت میں سفر کر رہے ہیں۔ آخر اس طرح سفر کرتے کرتے تیسرے روز کا سورج طلوع ہوا تو جنگل ختم ہو گیا۔ دور سامنے دریا کا پاٹ نظر آ رہا تھا۔ سدھا نگنی نے خوش ہو کر ناچتے ہوئے کہا، رگو میرا گھر آ گیا، وہ دیکھو دریا، اس کے کنارے میرے ماتا پتا رہتے ہیں، وہ مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوں گے۔ ہم تھک کر چور ہو چکے تھے،
जंगल से निकलकर दरिया किनारे जब इस मकाम पर पहुंचे जहां धारावार मछेरों का गांव होना चाहिए था, तो देखा कि वहां टूटी फूटी जली हुई झोंपड़ियों के अध जले खपरेल बिखरे हुए थे। सुधा नगनी के चेहरे का रंग बदल गया। वो हैरत की तस्वीर बनी इन झोंपड़ियों की तबाही का मंजर देखने लगी। रघु, ये सब कुछ कैसे हो गया? मैं भी हैरान हो रहा था कि वहां एक भी झोंपड़ी सलामत नहीं थी। कई जगहों पर जमीन की खुदाई हो चुकी थी। मैंने कहा, सुधा, लगता है इधर आग लग गई होगी। सुधा नगनी ने ऊंची आवाज में अपने माता पिता और दूसरे रिश्तेदारों का नाम लेकर उन्हें पुकारना शुरू कर दिया। दरिया किनारे सिर्फ 2 कश्तियां सही हालत में पड़ी थी, बाकी कश्तियां टूटी फूटी थी, कुछ आधी दरिया में डूबी हुई थी। सुधा की पुकार पर किसी तरफ से कोई आवाज ना आई। दरिया का ये किनारा दूर तक वीरान था। एक तरफ किनारे से थोड़ा हटकर एक ऊंचा टीला था जिस पर ताड़ और नारियल के दरख्तों का झुंड नजर आ रहा था। सुधा नगनी बेहद परेशान और मुस्तरिब थी। उसके माँ बाप का कुछ पता न था। झोंपड़ियों की राख और अध जले खपरेल इधर उधर बिखरे पड़े थे। कोई आदम था ना आदमजाद। सुधा नगनी ने भराई हुई आवाज में कहा, मेरे माता पिता कहाँ गए होंगे? मैंने उसे हौसला देने की कोशिश की, मगर वहां तबाही का मंजर सामने बिखरा था। उसे कैसे हौसला हो सकता था? वो ऊंचे नीचे टीले की तरफ दौड़ कर गई। मैं भी उसके पीछे पीछे भागा कि कहीं ये वैसी लड़की खुदकशी न कर ले। सुधा ने टीले के नीचे खड़े होकर किसी का नाम लेकर जोर से आवाज दी। तीसरी आवाज पर टीले के ऊपर झाड़ियों के पीछे एक स्याह फाम सफेद बालों वाले बुड्ढे मछेरे ने अपना सर बाहर निकाल कर देखा। उसके रुखसारों की हड्डियां बाहर निकली हुई थी। सुधा ने चीख कर कहा, रीवा दादा, मैं सुधा हूँ। ये सब क्या है? मेरे माता पिता कहाँ हैं? गांव के सब लोग कहाँ हैं? बूढ़ा मछेरा झाड़ियों के पीछे से निकल आया। उसने अपने दोनों सूखे बाजू फैला दिए और बोला, सुधा बेटी, हम बर्बाद हो गए। हम तेजी से टीले पर पहुंचे। यहाँ झाड़ियों के पीछे बूढ़े मछेरे ने नारियल की शाखों को जोड़कर एक छोटी सी झोंपड़ी बना रखी थी। बाहर पत्थरों के चूल्हे पर धुआं खाती केतली रखी थी। उसने सुधा नगरी को अपने हड्डियों के ढांचे सीने से लगा लिया और दोनों दाढ़े मार मार कर रोने लगे। मैंने देखा कि सुधा नगनी का सांप उसकी साड़ी में कमर के पीछे से सर निकाले इधर उधर हैरानी से देख रहा था। ये बूढ़ा मछेरा सुधा का रिश्तेदार था। इसने तबाही की जो दास्तान सुनाई वो ये थी कि वहां दरिया किनारे शहर से एक जागीरदार पटेल ने आकर डेरा जमा लिया है। दरिया किनारे की सारी जमीन और उससे मुल्हिक आधा जंगल उसकी मलकियत है। वो दरिया किनारे जंगल की लकड़ी की कटाई और लकड़ी के स्लीपर बनाने का एक कारखाना लगाना चाहता है। एक रोज वो अपने गुंडों के साथ आया और मछेरों को झोंपड़ियों से निकाल बाहर करके उनकी झोंपड़ियों को मुसम्मार करने लगा। मछेरों ने मुजाहमत की तो उसके गुंडों ने बंदूकें चलानी शुरू कर दी। उन्होंने गांव के सब आदमियों और बच्चों को हलाक कर डाला। बूढ़े मछेरे ने डुबडुबाई हुई आंखों के साथ बताया, पटेल के गुंडों ने दरिया की तरफ भागते बच्चों और औरतों पर भी गोलियां चलाकर मार डाला, फिर झोंपड़ियों को आग लगा दी। पटेल एक जगह खड़ा सिगार पीते हुए ये सब कुछ देखता रहा और अपने गुंडों को शाबाश देता रहा। सुधा नगनी का चेहरा गम से निढाल था। उसने रोते हुए पूछा कि गांव वालों की लाशें कहाँ गई? बूढ़े मछेरे ने बताया कि पटेल के हुक्म पर सारी लाशों को जलाकर उनकी राख हड्डियां समेत दरिया में बहा दी गई कि कोई सबूत बाकी न रहे। मैं किसी तरह बचता बचाता इस टीले पर आकर छुप गया। मैंने अपने बच्चों अपनी बच्चियों को पटेल के गुंडों की गोलियों से तड़प तड़प कर मरते देखा है, पर मैं बुढ़ा हूँ, कुछ न कर सका। बूढ़ा मछेरा आंखों पर हाथ रखकर जारो कतार रोने लगा। सुधा नगनी ने सर झुका रखा था। उसकी आंखों से टिप टिप आंसू गिर रहे थे। इस गम में मैं भी बराबर का शरीक था। इन लोगों के साथ ऐसा भयानक जुल्म किया गया था जिसकी मिसाल मिलनी मुश्किल थी। गुजरात काठियावाड़ के पटीलों के बारे में मैंने सुन रखा था कि वो पुलिस की सरपरस्ती में मनमानी करते और अपने मुजारों पर जुल्म करते हैं, और ये जगह तो शहर से कोसों दूर एक जंगल में थी। यहाँ इसे पूछने वाला कौन था? अलमनाक हादसे की इतला हम पुलिस को भी नहीं कर सकते थे। शहर जाकर पुलिस को इतला करने जाते तो खुद पकड़े जाते। मैं सुधा नगनी को दिलासा देने की नाकाम कोशिश करता रहा। हम झोंपड़ी के आगे जमीन पर बैठे थे। बूढ़े मछेरे ने धोती के मैले कुचैले पल्लू से आंसू पूंछ कर कहा, बेटी सुधा, भगवान की यही इच्छा थी, हम क्या कर सकते हैं, गरीब लोग हैं। फिर उसने सुधा से पूछा कि इसका खामद साथ क्यों नहीं आया। मेरी तरफ देखकर उस बूढ़े ने पूछा कि ये पुरुष कौन है। सुधा नगनी ने बूढ़े मछेरे को बताया कि इसके खामद का देहांत हो गया है। खामद के भाई बंदे इसे मुर्दे के साथ इसकी चिता जिलाने लगे थे कि इस तामिल नौजवान रघु ने इसकी जान बचाई। अब वो अपने माता पिता के घर आई थी कि आगे ये तबाही देखी। सुधा का सांप बेटा उसकी साड़ी से निकलकर उसके बाजू से उतरने लगा तो बूढ़े मछेरे ने किसी कदर चूक कर सांप के बारे में पूछा, ये तुम्हारे साथ है बेटी?
یہ میرا بیٹا ہے دادا۔ اتنا کہہ کر سدھا نگنی نے سانپ کو گردن سے پکڑ کر اس کا منہ اٹھا کر اپنی طرف کیا اور روندی ہوئی مگر غصیلی آواز میں بولی، ناگ میرے ماتا پتا کا بدلہ لوگے؟ بولو، جواب دو، بدلہ لوگے اپنی ماں پر کیے گئے ظلم کا؟ بوڑھے مچھیرے نے ہاتھ باندھ کر کہا، سدھا بیٹی ایسا کبھی سوچنا بھی نہیں، پٹیل کے گنڈوں کے پاس بندوقیں ہیں۔ سدھا نگنی نے رائفل اٹھا کر اس کا دستہ زمین پر مارتے ہوئے غصے میں کہا، ہمارے پاس بھی بندوق ہے دادا، ہم اپنے ماتا پتا بھائی بندوں کٹم قبیلے کے خون کا بدلہ لوں گی، ضرور بدلہ لوں گی۔ سدھا نگنی کے نتنوں سے ایک بار پھر پھنکاریں نکلنے لگی۔ بوڑھا مچھیرا جھونپڑے میں آ گیا اور ناریل کی ٹوکری میں رکھی ہوئی کچی مچھلی لے آیا۔ تم کو بھوک لگی ہوگی، یہ بھون کر کھا لو، بس منہ اندھیرے دریا پر جا کر کچھ مچھلیاں پکڑ لاتا ہوں اور سارا دن یہیں دبکا بیٹھا رہتا ہوں۔ پٹیل کے آدمی دوپہر کو یہاں کا چکر لگانے آتے ہیں۔ سدھا نگنی نے سر اٹھا کر اس زمین کی طرف دیکھا جہاں اس کے ماتا پتا کو گولیاں مار کر ہلاک کیا گیا تھا۔ اس وقت مجھے ایسے لگا جیسے سدھا نگنی نے اپنا پھن کھول رکھا ہو۔ پھر میری طرف دیکھ کر بولی، رگو مجھے بندوق چلانی آ گئی ہے نا؟ ہاں سدھا، پر تجھے بندوق چلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ میں جو تیرے ساتھ ہوں۔ میری اس بات پر سدھا نگنی نے کوئی جواب نہ دیا، اپنی جگہ سے اٹھی، جھونپڑی کے دروازے پر پڑے مٹی کے گھڑے میں سے پانی ناریل کے کٹورے میں ڈال کر پیا، پھر مجھے پینے کو دیا اور آگ جلا کر خاموشی سے مچھلی بھوننے لگی۔ مٹی کے ایک مٹکے میں جوار کا آٹا پراٹھا بوڑھے نے پتھر کو رگڑ کر آگ جلائی۔ سدھا نے مچھلی بنائی، روٹی پکائی، وہ خاموش تھی۔ اس کے چہرے پر ایک سنگین قسم کا سکوت تھا۔ میں جانتا تھا کہ وہ کیا سوچ رہی ہے۔ وہ پٹیل اور اس کے گنڈوں سے اپنے لوگوں کے خون کا انتقام لینے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ ہم نے مل کر تھوڑی بہت روٹی مچھلی کھائی۔ میں سخت تھک گیا تھا، میں وہیں گھاس پر لیٹ گیا۔ سدھا نگنی اپنے سانپ کو دودھ پلانے لگی۔ بوڑھا مچھیرا جھونپڑی میں جا کر پڑ گیا۔ میں سوچ رہا تھا کہ اب سدھا نگنی کا کیا بنے گا۔ ظاہر ہے میں اسے ساتھ نہیں رکھ سکتا تھا۔ یہی ہو سکتا تھا کہ میں اسے بڈھے مچھیرے کے حوالے کر کے خود کشتی میں بیٹھ کر جنوب کی طرف نکل جاؤں، کیونکہ جنوب کی جانب بمبئی کی بندرگاہ تھی۔ مجھ پر غنودگی طاری ہونے لگی تھی کہ کچھ آدمیوں کے باتیں کرنے کی آوازیں سنائی دی۔ میں چونک کر اٹھ بیٹھا۔ سدھا نگنی بھی جھاڑیوں کے اوپر سے ٹیلے کی دوسری جانب دیکھنے لگی۔ میں اس کے قریب آ گیا۔ اتنے میں جھونپڑی سے بوڑھا مچھیرا بھی نکل آیا۔ وہ بھی جھاڑیوں کے پاس بیٹھ کر نیچے تکنے لگا۔ نیچے ٹیلے کے قریب سے 3 آدمی گزر رہے تھے، ان کے کاندھوں سے بندوقیں لٹکی تھی۔ وہ ایک جگہ کھدی ہوئی زمین میں رک گئے۔ ایک آدمی نے جیب سے فیتا نکالا اور ذرا پرے جا کر زمین کی پیمائش کرنے لگا۔ ان کی باتوں کی آوازیں ہم تک پہنچ رہی تھیں۔ وہ گجراتی زبان میں بات کر رہے تھے جس کو میں ابھی پوری طرح سمجھ نہیں سکتا تھا۔ بوڑھے مچھیرے نے کپ کپاتی آواز میں کہا، یہ پٹیل کے گنڈے ہیں، انہوں نے ہماری جھونپڑی کو آگ لگائی تھی، میرے بچوں پر گولیاں چلائی تھی۔ بوڑھے کی آواز باہر آئی، مجھے تیز پھنکار سنائی دی۔ میں اسے سانپ کی پھنکار سمجھا، مگر یہ سدھا نگنی کی پھنکار تھی، وہ سیلی، انتقام انگیز اور وحشی پھنکار۔ سدھا نے رائفل پر ہاتھ رکھا تو میں اس کا بازو پکڑ لیا اور تامل زبان میں کہا، پیچھے ان کے اور ساتھی بھی ہوں گے، گولی کی آواز سن کر وہ بھی آ جائیں گے۔ سدھا نگنی نے میرا ہاتھ جھٹک کر غصیلی سرگوشی میں کہا، میرے ماتا پتا کا خون کیا ہے انہوں نے، تیرے ماتا کا نہیں، میرے سگے مارے ہیں انہوں نے، تم چپ کے بیٹھے رہو۔ میں نے سدھا کو غلط مشورہ نہیں دیا تھا۔ اس جنگل میں رائفل کا دھماکہ دور دور تک سنا جا سکتا تھا۔ ظاہر ہے گنڈوں کی طرف سے بھی ہم پر فائرنگ ہوگی۔ ہم ایک وقت میں زیادہ سے زیادہ 2 گنڈوں کو مار سکتے تھے، وہ بھی اگر سدھا کا نشانہ لگا۔ فائرنگ کی آوازیں سن کر پٹیل کے ڈیرے سے دوسرے گنڈوں کا پہنچنا یقینی تھا اور خدا جانے ان کے پاس کتنا اسلحہ ہو، مگر سدھا نگنی پر انتقام کا بھوت سوار تھا۔ وہ ناگن کی طرح پھنکار رہی تھی۔ بوڑھے مچھیرے نے بھی سدھا کو گولی چلانے سے روکا، مگر سدھا فائر کر چکی تھی۔ 303 کی رائفل کے دھماکے سے سارا جنگل گونج اٹھا۔ درختوں پر سے پرندے پھڑ پھڑاتے شور مچاتے اڑ گئے۔ سدھا نگنی کا نشانہ چوک گیا تھا۔ تینوں گنڈے گھبرا کر ایک طرف دوڑے۔ اس کے ساتھ ہی 303 کا ایک اور دھماکہ ہوا اور ایک گنڈا دوڑتے دوڑتے اچھلا اور کلابازی کھا کر منہ کے بل گر پڑا۔ یہ میری رائفل کا دھماکہ تھا۔ دونوں گنڈے کھدی ہوئی مٹی کے ڈھیروں کے پیچھے لیٹ گئے۔ وہاں کوئی درخت نہیں تھا۔ جنگل کچھ فاصلے پر شروع ہوتا تھا۔ گنڈوں نے بھی ٹیلے کی طرف گولیاں چلانی شروع کر دی۔ میں نے سدھا کو نیچے کھینچ لیا اور بوڑھے کو بھی زمین پر لیٹ جانے کو کہا، پھر اپنی رائفل سے نیچے ایک ڈھیری کا نشانہ باندھ کر فائر کیا تو چیخ کی آواز بلند ہوئی اور ایک اور گنڈا واصل جہنم ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی تیسرا گنڈا اٹھ کر جنگل کی طرف بھاگا۔ یہ میرے لیے بڑا آسان نشانہ تھا۔ میری رائفل سے تیسری گولی نکلی، دھماکے سے جنگل ایک بار پھر گونج اٹھا اور تیسرا گنڈا بھی اپنی جگہ سے 2 فٹ اچھلا اور زمین پر گر گیا۔ 303 کی گولیوں نے اس کے پرخچے اڑا دیے تھے۔
सुधा नगनी मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोली, रघु, मेरे रघु, तुमने मेरे माता पिता की आत्मा को शांत कर दिया, मुझे शांत कर दिया। बूढ़ा घबरा कर झोंपड़ी की तरफ दौड़ा और बोला, अब यहाँ से निकल चलो, पटेल के गुंडे आते ही होंगे, वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वो झोंपड़े से अपना थैला गले में डालकर नीचे को दौड़ने ही वाला था कि मैंने उसे पीछे से खींच लिया और तमिल ज़बान में कहा, खबरदार, झोंपड़ी में जाकर बैठो, हम मुकाबला करेंगे। सुधा नगनी भी बूढ़े को डांट कर झोंपड़ी में ले गई और उसे सख्ती से हदायत की कि वो झोंपड़ी में लेटा रहे और बाहर न निकले। मैंने सुधा को तेजी से राइफल को रीलोड करना बताया और कहा, भगवान के लिए निशाने की सेध में नाली रखो, हमारे पास गोलियां कम है। टीले के ऊपर झोंपड़ी की दीवार के साथ कुछ पत्थर पड़े थे, मैंने उन्हें उठाकर जंगल और दरिया के किनारे के रुख जल्दी जल्दी लगाया और एक छोटा सा नामुकम्मल मोर्चा बना दिया। हमारे एक तरफ दरिया था, हमने राइफलों के चैम्बर गोलियों से भरने शुरू कर दिए और सेफ्टी कैच खींच लिए। हमारी निगाहें दरिया किनारे इस तरफ लगी थी जिधर से गुंडों को चलकर आते देखा था। दिन का पहला पहर था, धूप चारों तरफ फैली हुई थी। हमें दूर दरिया किनारे के नारियल के दरख्तों के टेढ़े मेढ़े तने नजर आ रहे थे। फिर अचानक हवाई फायर हुआ, जंगल के बाकी मांदा परिंदे भी शाखों पर से उड़ गए। सुधा, होशियार, गुंडे आ रहे हैं। ये फायर गुंडों की तरफ से किया गया था। वो जंगल में फायरिंग के धमाके सुनकर पटेल के डेरे से मुसल्ला होकर अपने साथियों की खबर लेने निकल आए थे। वो अपने साथियों को पुकार रहे थे। उनकी तादाद 7 थी। उनमें से 4 के पास बंदूकें थीं और 3 आदमियों के हाथ में छुरे पकड़े हुए थे। वो हमारे टीले की तरफ ही आ रहे थे। वो ऊंची आवाज में चिल्ला रहे थे, अरे रामदीद, अरे दीनू, कहाँ मर गए तुम। उन्हें नहीं मालूम था कि जिनको वो आवाजें दे रहे हैं वो वाकई जहन्नम रसीद हो चुके हैं। सुधा नगनी मेरे कंधे से कंधा मिलाए बैठी थी। उसका सांस फुनकारें बनकर निकल रहा था। उसका सांप गर्दन में पड़ा था और वो अलग फुनकार रहा था। मैंने सुधा से कहा, जब तक मैं गोली ना चलाऊं तुम मत चलाना। एक आदमी को अपनी बंदूक की नाल की सेध में ले लेना और घोड़ा दबा देना। सुधा नगनी ने फुनकार ऐसी सांस निकालकर एक एक लफ्ज को चबाते हुए कहा, बचेगा नहीं। मुझे उसकी तरफ से खतरा ही था कि जाने कब और किस वक्त गोली दाग दे। मैं चाहता था कि गुंडे और ज्यादा करीब आ जाएं और कम अज कम 3 बंदूक वाले गुंडे जरूर मेरी रेंज में हों। गुंडों ने जब देखा कि उनके साथी कोई जवाब नहीं दे रहे तो वो बिखर गए और झुककर टीले की तरफ बढ़ने लगे। अब वो बड़े मुहतात हो गए थे, सिर्फ इशारों से एक दूसरे को आगे बढ़ने का कह रहे थे। मैंने एक बार फिर सुधा नगनी को ताकीद की कि वो मुझसे पहले गोली न चलाए। गुंडों का रुख अब टीलों से कुछ हटकर उस जमीन की तरफ हो गया था जहां मिट्टी खुदी हुई थी। ये बात उनके इल्म में थी कि उनके साथी जमीन की पैमाइश करने आए थे। अचानक एक आदमी ने चिल्लाकर कहा, डीनू की लाश पड़ी है रे। उन्होंने अलग अलग रह के आगे बढ़ने की जो स्कीम बनाई थी वो इस आवाज के सुनते ही चौपट हो गई। वो अपने साथी की लाश की तरफ दौड़े और गैर इरादी तौर पर एक जगह इकट्ठे हो गए। बस यही वो लम्हा था जिसका मुझे इंतजार था। मैंने राइफल से निशाना बांधा और घोड़ा दबा दिया। दाई की आवाज से जंगल लरज गया। साथ ही भयानक चीख के साथ एक गुंडा गिर गया। मेरी गोली एक बदमाश के पहलू को चीरती हुई दूसरे पहलू से गुजर गई थी। दूसरा धमाका हुआ। ये सुधा नगनी के फायर का धमाका था, मगर इसका फायर खाली गया। मैंने ऊपर तले 3 फायर झोंक दिए, मगर अब गुंडे इधर उधर बिखर गए थे। वो खौफजदा गीदड़ों की तरह भागकर इधर उधर छुप गए। एक जगह कटे हुए दरख्तों के तने पड़े थे। वो उनकी ओट में लेटकर हमारे टीले की तरफ फायर करने लगे। उन्हें मालूम हो गया था कि फायर टीले की तरफ से उन पर आ रहा है। मेरे लिए अब मुश्किल पैदा हो गई थी। टारगेट दरख्तों के तनों के पीछे था। मैंने सुधा का हाथ रोक दिया, अभी फायर न करना, हमारे पास गोलियां कम है। सुधा नगनी रुक गई। मैं गुंडों की कमर से लटकती कारतूसों की पेटियां देख चुका था। सुधा नगनी के जज्बात बेकाबू हो रहे थे। मैंने बड़ी मुश्किल से उसे रोक रखा था। दूसरी तरफ से 2 फायर हुए। कारतूसों के छुरे हमारे ऊपर नारियल के दरख्तों की शाखों को चीरते तड़तड़ाते निकल गए। मैंने फायर रोक दिया था। कुछ सातों के बाद गुंडों की तरफ से भी गोलियां चलना बंद हो गईं। मेरा ख्याल था कि पटेल के डेरे की जानब गोलियों की आवाज सुनकर शायद मजीद बदमाशों की कमक आ जाएगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। महसूस हुआ कि पटेल के पास गुंडों की इतनी ही नफरी थी, या फिर अगर पीछे 2-4 गुंडे थे तो उन्हें पटेल ने अपनी हिफाजत के लिए रख लिया था। चारों तरफ गहरी खामोशी छा गई। ये खामोशी फायरिंग के धमाकों से ज्यादा असाब शिकन थी। सुधा नगनी से सब्र नहीं हो रहा था। वो बार बार राइफल को आगे करती। मैंने हाथ जोड़कर उससे इल्तिजा की कि वो गोली न चलाए। उसने राइफल एक तरफ रख दी और अपनी गर्दन से अपने सांप बेटे को उतारकर उसका मुंह अपने होंठों के पास ले गई और उससे कहा, नाग जा, अपनी माँ के दुश्मनों को डस करा।
میں نے جلدی سے کہا سودا ان کے پاس بندوقیں ہیں، وہ تیرے سانپ کو مار ڈالیں گے، مگر اس دوران سودا نگنی کا سانپ اس کے ہاتھ سے نکل کر پھنکارتا ہوا بجلی کی سی تیزی کے ساتھ ٹیلے کی نشیبی جھاڑیوں میں گم ہو چکا تھا۔ سودا گردن اٹھا کر بولی، میرا بیٹا میری طرح زہریلا بھی ہے اور چلاک بھی، وہ اپنا بچاؤ کرنا جانتا ہے۔ سانپ کو جھاڑیوں میں داخل ہوئے تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ ہمارے پیچھے آہٹ سی ہوئی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو بوڑھا مچھیرا جھونپڑی سے نکل آیا تھا اور چیخ چیخ کر بازو ہلاتے ہوئے بول رہا تھا، گولی مارو گولی مارو، میرے بچے مر گئے، مجھے بھی گولی مارو۔ وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ سودا چلاتی ہوئے بولی، دیو دادا کٹیا میں جاؤ۔ دائیں کی آواز گونجی اور بوڑھے مچھیرے کا سینہ خون سے رنگین ہو گیا، وہ گنڈوں کی رینج میں تھا۔ بوڑھا مچھیرا آگے کو گر پڑا۔ میں نے دھڑا دھڑ 2 فائر کیے، مگر گنڈے کٹے ہوئے تنوں کی اوٹ میں تھے۔ سودا نے لپک کر بوڑھے کو اٹھایا، بوڑھے کے سینے سے رہا سا خون ابل رہا تھا، اس کی گردن ڈھلک چکی تھی۔ سودا رگنی نے اسے وہیں ڈال دیا، بوڑھا مر چکا تھا۔